हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तुषार। वेलकम टू दी बोर्ड कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास ऐसी ट्रिक्स और ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसको आपको क्लास 10th में फॉलो करना चाहिए सब्जेक्ट साइंस के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट साइंस में 95 अबव मार्क्स चाहिए तो आपको मेरी बताई हुई कुछ बातों को फॉलो करना होगा। आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने भी इन बातों में से कुछ बातों को फॉलो किया था। मेरे 94 मार्क्स आए थे 10th क्लास में। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में है क्या। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी पता है कि अब क्लास 9 से क्लास 10th में प्रमोट हुए हो, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपका जो लेवल है ना वो हाई हो चुका है। आपके 10th में भले चैप्टर्स तो उतने ही रहेंगे जितने आपके 9th में थे, लेकिन उनका लेवल हाई हो चुका है, चैप्टर की लेंथ बढ़ चुकी है। तो अब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को मेंटेन कैसे किया जाए, उनके नोट्स कैसे बनाए जाए। अब आपने 9th में इतना ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे पता है कोई बच्चा नहीं देता, सभी 9th को घर का लेकर चलते हैं। भाई घर की बात है, घर की बात है, स्कूल वालों ने नंबर लगाने हैं तो ठीक ठाक सा पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे ही करते हो, क्योंकि क्या है, आप अगर 9th से ही अपनी थोड़ी सी हाई लेवल की आदत डाल लेते हो तो 10th में आपको वो सब चीजें नॉर्मल लगती है। कोई बात नहीं, नहीं डाली तो कोई बात नहीं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप आसानी से उस चीज में ढल जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अब आपके क्या है, अब जब लेवल हाई हो चुका है तो आपको क्या है, प्रायोरिटी सबसे पहले देनी चाहिए कि आपको एनसीईआरटी बुक को अच्छे से स्टडी करना है। अब क्या है ना, बोर्ड के पास क्वेश्चंस देने के लिए बचे नहीं है, तो वो क्या करता है, एनसीईआरटी में से ऐसी चीजें ढूंढता है जो आप सोच भी नहीं सकते, उसी में से क्वेश्चन उठा के दे देता है। एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड ने आपके लिए डिसाइड करे कि एनसीईआरटी बुक्स, तो उससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही क्लास 10th आती है, नई नई बुक्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये एडिशनल ले लेते हैं, या एवरग्रीन की बुक ले लेते हैं, प्रदीप की ले लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज मुश्किल लगती है, क्योंकि मुझे भी पता है एनसीईआरटी में कुछ बातें नहीं दे रखी होती खोल करके, तो अगर आपको डिटेल में फिर भी पढ़ना हो तो आप एक आधी बुक का रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, वेस्टांस, वो सबसे बढ़िया रहते हैं, उसमें सभी चीजें खोल करके बता रखी होती है और अच्छे खासे एग्जाम्पल दे रखे होते हैं। तो और उसके अलावा कुछ जैसे इक्वेशंस हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो वो तो आपकी एनसीईआरटी में से ही आएंगी, बस आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही चेंज कर दी जाएगी। अब बात करते हैं, आपको प्रायोरिटी जो है ना एनसीईआरटी बुक्स को देनी चाहिए और अपने जो नोट्स हैं वो मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आप नोट्स हैं वो किस तरह से बनाएंगे, सबसे बड़ा टास्क तो आपके लिए यही होता है। आपको क्या करने हैं, अपने एक्सटेंसिव नोट्स बनाने हैं। एक्सटेंसिव नोट्स का मतलब उसमें सभी चीजें शामिल कर लीजिए। जो जो एक तो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है उसे आप रफली नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब आप घर जाके थ्योरेटिकली उस चैप्टर को रीड करोगे अपनी एनसीईआरटी बुक से, या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा बुक ले रखी है, उसमें जो आपको पॉइंट्स लगेंगे इसको आपको नोट्स में शामिल करना चाहिए। उन्हें उठाइए और जो टीचर ने जो बातें बताई हैं उनको आप किस तरह से लिखोगे। अब टीचर क्या है, टीचर जब भी पढ़ाता है ना तो कुछ बातें तो वो क्या हिंदी में बता देता है, कुछ बातें वो बोर्ड पर लिखता है और कहता है इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप वही चीजें नोट डाउन करते हो, बाकी जो वो बातें बोल देता है ना, वो जो बातें बोल जाता है आप उसे नहीं लिखते। उसे किस तरह से नहीं लिखते हो, जैसे कोई टीचर ने ऐसी बात बता दी और लिखा नहीं है, ठीक है, अब वो आपको ध्यान तो रहेगी नहीं उसने क्या बताया था और वो है इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करो, उसे हिंदी में लिख लो। जब आप नोट्स बनाने बैठो तो उसे हिंदी में भी जो आपने लिखा है वो उसे नोट्स में भी लिख लो। ये तो आपकी होगी आपकी टिप नंबर 1 कि आपको जो नोट्स है ना साथ के साथ मेंटेन करके रखने होंगे। अब नोट्स बनाते हो तो आपने क्या करना है, मेनली अपनी नोटबुक पे बनाइए, चाहे A4 साइज शीट पे बनाइए, किसी पे भी बनाइए, लेकिन आप मेनली 3 पेन्स का यूज कीजिए, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। देखो, ब्लैक मेनली हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, ब्लू पेन डिटेल लिखने के लिए यूज किया जाता है, और अब आप रेड पेन का कहाँ यूज करोगे, रेड पेन तो टीचर्स यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप खुद के टीचर बन जाइए। जो भी बातें आपको टीचर ने बताई है, जो चीज आपने उसको हिंदी में नोट डाउन किया, आपने किसी भी लैंग्वेज में नोट डाउन किया है, उसे ना ऐसे ब्रैकेट में या नोट बना के ना नोट्स में भी लिख लीजिए। आप अलग अलग पेन से लिखोगे तो आपको क्या है, एग्जाम के टाइम पर ध्यान रहेगा, ये मैंने चीज लिखी है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हमने भी ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। अब आपको क्या 100% है, कोचिंग लेने की तो जरूरत ही नहीं, आपको सारा कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा। रेयर ही बच्चे होंगे जिनके पास फोन नहीं होंगे या लैपटॉप्स नहीं होंगे, लेकिन सभी बच्चों के पास रहते हैं, राइट।
तो अभी क्या आपके पास सारा का सारा कंटेंट है। अगर आपको टीचर का समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब में से भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। आपको किसी का कोई एक्स्ट्रा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारी ऑनलाइन अकेडमीज है जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, इतने महंगे महंगे कोर्सेज देती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारा कंटेंट है आपके फ़ोन में, आपके यूट्यूब पर, राइट। गूगल में भी मिल जाएगा, आपको सारे के सारे नोट्स भी मिल जाते हैं बाकायदा। लेकिन सबसे अच्छे नोट्स वही हैं जो आपने अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं। तो आपने प्रायोरिटी देनी है अपनी एनसीईआरटी बुक्स को और एक्सटेंसिव नोट्स बनाने। अब नोट्स तो आपने बना लिए, राइट। अब नोट्स बनाने के बाद उनको मेंटेन भी करना है, उनकी आपको रिवीजन भी टाइम टू टाइम करनी है। क्योंकि क्या है, मान लीजिए क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ महीने बाद जब चैप्टर का रिवीजन होता है तो टीचर एक आधी नई बात जरूर बता देता है। तो वो बात आपको ध्यान में रहेगी, उस चीज को लिखोगे और नोट में अपडेट भी करोगे। तो आपने करना क्या है, मिनिमम तो बुक्स लेनी है, मैक्सिमम रिवीजन करना है और कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है। देखो मिनिमम बुक्स मैंने आपको बता दिया, आपको बिल्कुल थोड़ी बुक्स लेनी है। साइंस के इतनी बुक्स के पीछे मत भागना, आप खाली एनसीईआरटी भी ले लोगे चलेगा। अगर आपको एक आधी बुक लेनी है तो मैंने आपको नाम बता दिया है, ठीक है। मैंने भी ली थी, तो मुझे क्या था, थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की आदत थी, तो इसीलिए मैंने वो बुक ली थी, राइट। उसके बाद क्या है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज भी करना है। अब आपने क्या किया, अपना जो टाइम टेबल बनाओगे, जैसे भी बनाओगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज कैसे करना है। आपने जब नोट्स बनाए हैं, आपने क्या किया है, उसको देख देख के लिखा है, पढ़ा है, फिर उसे बुक में से देखा है और फिर लिखा है। कोई भी बच्चा कभी भी याद करके नोट्स नहीं बनाता, राइट। अब जब नोट्स आपने बना लिए हैं तो नोट्स को बना करके रख नहीं देना, उनको पढ़िए। आपका सुबह जैसे फ्रेश माइंड होता है तो उस पर एक नज़र डाल लीजिए। अब आपने नज़र डाल ली है नोट्स पर, अब क्या कीजिए, नोट्स को एक बार साइड में रख दीजिए और एक बार जो जो आपने नोट्स में से पढ़ा है ना उसको एक बार आप लिख कर देख लीजिए। कोई भी रफ नोटबुक में लिख कर देख लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आपके वो नोट्स है ना बिल्कुल 100% आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। आपको ना सबसे बड़ी चीज अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। अब मैं टाइम टेबल वो वाला टाइम टेबल नहीं कह रहा कि आपको सुबह उठना है, इतने से इतने बजे तक अपना जॉगिंग करनी है, अपना ब्रेकफास्ट करना है, जो भी आपकी दिनचर्या, ये चीजें इसमें नहीं आती। स्टडी के टाइम टेबल में हमेशा सिलेबस से रिलेटेड चीज आती है। जैसे कि आपको इस वीक में कितने चैप्टर करने हैं। मान लीजिए आपके साइंस में टोटल 15 चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, पूरे साल में 15 चैप्टर करने हैं। तो इस वीक में आपको कितने चैप्टर करने हैं, मंथ में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर 6 महीने में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इस चीज का आपको टाइम टेबल बनाना है। वो आपको कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के चलते हुए आपको बनाना है। क्योंकि क्या है, आप हफ्ते में खाली साइंस के 2 चैप्टर्स नहीं कर सकते। आपके पास और सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, राइट। तो उनको भी आपको टाइम देना है। तो ऐसा आपको टाइम टेबल सेट करना है। आपको हफ्ते में 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। इसी को कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है और आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उनके नोट्स बना लिए, उनको टाइम टाइम पर रिवीजन का टाइम भी देना है। तो टाइम टेबल का यहाँ पर ये मतलब होता है, जो आप ये टाइम टेबल सोचते हो, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने से इतने बजे तक पढ़ना, कभी हो ही नहीं पाता है। कोई ना कोई बीच में अड़चन आ ही जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो आप नोट्स बनाओगे उसको स्टडी करोगे, स्टडी करने का टाइम जो है ना, जिसका दिमाग सबसे ज्यादा रात को चलता है वो रात को पढ़े, जो अपने आप को सुबह फ्रेश फील करता है तो वो सुबह पढ़े, ठीक है। ये जरूर आपको करना है, राइट। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, बुकलेट बनाना है केमिकल इक्वेशंस के लिए और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के लिए। अब बुकलेट क्यों बनाना भाई, हम तो नोट्स बना रहे हैं, उसमें तो केमिकल इक्वेशंस हम लिखेंगे। हाँ लिखोगे, जरूर लिखोगे। बात क्या है, जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे, उसको बिना देखे जब आप लिखोगे तो क्या उसमें केमिकल, मान लीजिए आपका कोई केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें केमिकल इक्वेशंस है, काफ़ी सारी इक्वेशंस होती हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए छोटा सा अलग से बुकलेट या फिर कुछ पेजेस पर लिख लेनी है। कैसे लिखनी है, आपने वो याद कर ली, याद करने के बाद आपने सुबह सुबह याद की, चाहे रात को याद की, लिखो बिना देखे। उस इक्वेशन का नाम भी लिख लो, उस इक्वेशन को दिया किसने, राइट। अब जो इक्वेशन लिखने की जगह है ना, वो आप एक जगह बना लो। एक जगह बनाओगे तो क्या रहेगा, जब आप लास्ट में उन इक्वेशंस को पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल रट जाएंगी। आपको चाहे नींद में भी पूछ लो, आप बताओगे कि ये इक्वेशन इसकी है और ये है, ठीक है। उन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, अलग से लिखना है, सारे के सारे चैप्टर की इक्वेशन को। आपके केमिस्ट्री में गिने चुने जो चैप्टर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत इक्वेशंस हैं,
तो आपको क्या है, मुश्किल से लगभग आई थिंक 20-25 इक्वेशंस ही होंगी, वो आपको अलग लिखनी है सारे चैप्टर्स की। लेकिन कैसे, जब आपका वो चैप्टर हो रहा होगा तब तब आपको उसे लिखते जाना है। नोट्स में तो लिखोगे ही, जब आप उसकी तैयारी करोगे ना तो अलग से बुकलेट बना करके लिखो। फिर बात आती है अपने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस की। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को ना बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखते, और बोर्ड में हमेशा ना डिफरेंस वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और जो क्वेश्चंस पॉइंट वाले होते हैं ना वो भी ज्यादा आते हैं। जो आप नोट्स बनाओगे उनमें कोशिश करना पैराग्राफ लिखने की बजाय पॉइंट्स में लिखना। क्या होता है ना, पॉइंट्स में याद भी आसानी से होता है, जैसे नंबर 1 पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, और उसमें मार्क्स भी जल्दी अच्छे मिलते हैं, मतलब मार्क्स अच्छे मिलते हैं। क्योंकि क्या है, पैराग्राफ पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, और जब पॉइंट्स आप लिखते हैं उसमें आप वो कीवर्ड डाल देते हैं जो आप एग्जामिनर को आंसर में चाहिए, तो आपको पूरे नंबर आएंगे ही आएंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन का अलग से बुकलेट बनाइए, क्योंकि ना 10th क्लास में कई सारे डिफरेंसेस के आपको क्वेश्चन साइंस में मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, उन डिफरेंसेस को ऐसे नहीं करना कि आपने जैसे एक टॉपिक लिखा, उसके जो पॉइंट्स थे ना वो आपने लिख दिए, और जो उसका अपोजिट टॉपिक है वो आपने नीचे लिख दिया, और उसके पॉइंट आपने अलग से लिख दिए। ये डिफरेंस नहीं होता। कभी भी बोर्ड में इस तरह से डिफरेंस के वाले क्वेश्चंस को मत करना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हमेशा बीच में लाइन लगा के किया जाता है। इधर एक चीज है तो उधर उसका अपोजिट है, तो पॉइंट नंबर 1 अगर हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ तक आया है, तो पॉइंट नंबर 1 इसका भी ऐसे लिखेंगे, वो यहाँ तक आ गया। मान लीजिए आपका पॉइंट नंबर 1 तो इस लाइन पे खत्म हुआ, और पॉइंट नंबर जो दूसरे वाले का है इस लाइन में खत्म हुआ, तो आपको क्या है, इधर जैसे नीचे से शुरू कर रहे हो ना, तो सेकंड नंबर के आगे आप सेकंड नंबर डालो। भले आपका यहाँ पर स्पेस बचा हो, इसे छोड़ दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट आप इस तरह से डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को लिखिए। डिफरेंस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपको याद रहते हैं। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को हमेशा बीच में लाइन लगा करके लिखिएगा। इसका भी अलग से बुकलेट बनाइए। 3 चीजें होगी, नोट्स, दूसरा नंबर क्या हो गया, केमिकल इक्वेशंस का बुकलेट, और तीसरा अपने डिफरेंस का बुकलेट। ये 3 चीजें जो है ना आपको हेल्प करेंगी बहुत ही ज्यादा। ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी बात, फिजिक्स में एक आपको एडवाइस देना चाहूंगा। फिजिक्स में जो हमारा आई वाला चैप्टर होगा उसमें लेंसेज के रे डायग्राम्स हैं। रे डायग्राम्स हैं, उनको आप नोट्स में बनाओगे, लेकिन कोशिश करना नोट्स में अच्छे से बनाने के बाद उनको लगभग 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस देना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रे डायग्राम्स है। बायो के चैप्टर में भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको तो आपने प्रैक्टिस देनी ही देनी है। खासकर फिजिक्स में जो आपके रे डायग्राम्स हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस देना। उनको आप क्या करना, वीकली लेकर चलना। जैसे वीकेंड पर आप क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे है, जैसे मान लीजिए आपके 6 महीने हो चुके हैं, आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या करना, सैटरडे संडे का ऐसा दिन बनाना जिसमें आपको रे डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चंस है ना वो रिवाइज करने हैं, और उसमें जो डायग्राम्स आपको बार बार बना करके देखने हैं। तभी आपके जब आंसर शीट आएगी बोर्ड की आपके सामने, तो उसमें परफेक्ट डायग्राम बन पाएगा। तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, केमिकल इक्वेशंस का बुकलेट बनाइए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन का बुकलेट बनाइए। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। पहले तो है, आपको जो भी स्कूल में काम करवाया जाए ना, साथ के साथ आपको करना है। टीचर नोटबुक मेंटेन करने के लिए कहता है, नोटबुक मेंटेन रखिए। अब आप कहेंगे कि हम नोट्स बनाएंगे तो टीचर की नोटबुक कैसे मेंटेन करें, उसका भी मेरे पास हल है। जो चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है आप उसी के साथ साथ नोट्स बनाइए। उन नोट्स को आप अपने घर रखिए, अपने पास रखिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी मेहनत के नोट्स हैं, ऐसे फ्री में थोड़ी आप बांटोगे, है ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो टीचर कहता है कि आप लोग को नोटबुक में लिखना, आप दोबारा नोट्स नहीं चेपना। आपने क्या करना है, जो नोट्स आपने याद किए ना, जो आप लिख करके देखेंगे वही आप फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है, और टीचर का भी काम हो जाएगा। तो आपके 2 काम हो जाएंगे, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। एक तो आपकी रिवीजन होगी और टीचर को उनकी फेयर नोटबुक में काम भी मिल गया। तो आपने इस तरीके से नोटबुक मेंटेन करके चलनी है, और जो भी क्लास में काम करवाया जाए उसे डेली करना है। दूसरी प्रो टिप है कि आपको क्लास टेस्ट और प्री बोर्ड्स को स्किप नहीं करना है। क्लास में आपके यूटी होते हैं, तो यूटी के बेस पर आपके असेसमेंट बाहर जाते हैं, राइट। तो आपको वो कभी भी ये नहीं कहना है कि ये तो टेस्ट है यार, इसकी क्या करेंगे, मेन तो हमारे एग्जाम है। तो आप जब एग्जाम में तभी खड़े हो पाओगे ना, जब आपने इतने सारे टेस्ट दिए होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, फट सोल्व हो जाएगा आपका एग्जाम के अंदर। तो आपको टेस्ट से भागना नहीं है, जितना ज़्यादा भागोगे एग्जाम में उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके अगर एग्जाम
एग्जाम जो है आपकी रणभूमि है ना, तो आपके लिए जो टेस्ट है ना वो तलवारबाजी है कि आप अपनी तलवार चलानी सीख रहे हो टेस्ट में, कि आपको किस तरह से एग्जाम में लड़ना है। तो आपको टेस्ट और प्री बोर्ड से भागना नहीं है। और ज्यादातर बच्चे प्री बोर्ड को कुछ भी नहीं समझते, वो तो कहते हैं प्री बोर्ड क्या है यार, हम तो एग्जाम में तोड़ेंगे, एग्जाम को पढ़ेंगे, प्री बोर्ड तो कुछ नहीं, हमें नहीं देनी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और बच्चों जैसी गलती आप मत करना। आपको प्री बोर्ड्स और टेस्ट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना, सेल्फ स्टडी पर। जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी कर सको करो, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यूट्यूब की हेल्प चाहिए बिल्कुल लो। कोचिंग सेंटर आप तभी जाना जब आपके लिए अफोर्डेबल हो, और उसके बाद कोई अच्छा सा टीचर हो जो आपको अच्छी गाइडेंस दे, उसी के पास ही आप जाना। नहीं तो आप ध्यान दीजिए कि सेल्फ स्टडी कर सके। उसके बाद है कि आपको एंजॉय और फन भी करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, आपको बिल्कुल फन को भूल जाना है। हालांकि ऐसा बच्चे करते नहीं है, लेकिन गर्ल्स बिल्कुल सीरियस हो जाती हैं, वो बिल्कुल फन करना भूल जाती हैं। और कई बॉयज भी ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल फन करना भूल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ को टाइम देना है। अगर आप फन कर रहे हो तो फन ही करो, मस्ती कर रहे हो तो मस्ती करो, फुल ऑन मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई कर लेना, तभी आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। और फन करने से क्या होता है, मस्ती करने से क्या होता है, आपका ही माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है ना। उसके बाद मैंने वही बात लिखी है कि डोंट ज्वाइन कोचिंग सेंटर इफ यू डोंट नीड मच। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है तो कोचिंग सेंटर्स आप ज्वाइन मत कीजिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, सेल्फ स्टडी ही अपनी सबसे अच्छी स्टडी होती है, राइट। क्योंकि मैंने देखा है खुद, मैं जब कोचिंग सेंटर में जाता था ना, तो मेरा खास वहाँ पर मन नहीं लगता था। क्योंकि जैसे हम स्कूल से आए, स्कूल के आने के बाद ना हमें वो लगा रहता है हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। फिर कोचिंग सेंटर का काम अलग से करो, स्कूल का काम अलग से करो, तो बंदा खुद की स्टडी कहाँ से करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट। तो इस तरह की टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, ये स्ट्रेटेजी अगर आप 10th में फॉलो करेंगे, तो आपके साइंस में 95 से अबव मार्क्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेंगे। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में।